तो देखिए हम आज की इस रिकैप क्लास के माध्यम से जो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है आपका डीपीएसपी, यानी कि इसका पूरा नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये मान के चलिए कि जो हमने लास्ट पीछे जो लेक्चर पढ़ा जिसका नाम था फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ये भी एक प्रकार के अधिकार ही है, ये भी एक प्रकार के राइट ही है, लेकिन अंतर क्या है बस इतना याद रखना है कि वो जो फंडामेंटल राइट थे, मौलिक अधिकार थे, वो तो हमें प्रदान किए गए थे, हमें दिए गए थे, समझ रहे हैं। लेकिन ये जो डीपीएसपी होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमें न दिए जाकर राज्य को दिए जाते हैं, यानी कि सरकार को प्रदान किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य शब्द का अर्थ सरकार से होता है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है, समझ रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि बिल्कुल एकदम स्पष्ट, एकदम एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो आपसे कोई पूछने भी लगे कि भाई राज्य शब्द का क्या अर्थ है, तो राज्य शब्द का अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार से है, केंद्र सरकार से है, राज्य सरकार से है, ऐसी सभी संस्थाओं से है जो सरकार से जुड़ी हुई है, समझ रहे हैं ना। तो ये तो सरकार को प्रदान किए गए हैं, ये याद रखना। पहला जो मुख्य अंतर, ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 4, बहुत अच्छी एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से सुनेंगे, मैं पूरा डीपीएसपी रिकैप कराऊंगा और बहुत कम समय में पूरा डीपीएसपी आपके हाथ में होगा। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व को दर्शाता है, अच्छी तरीके से याद रखना। अगर बात आती है अनुच्छेदों की तो याद रखेंगे आर्टिकल 36 से लेकर 51, समझ रहे हैं, 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल आते हैं वो किसको दर्शाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को दर्शाते हैं। हमें ये बात क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि एक चीज़ पूछी जाएगी एग्जाम में। ये बेसिक पॉइंट है कि भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 से लेकर 51 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब बहुत ध्यान से सुनना, मेन डिफरेंस भी बता रहा हूं मैं इनका। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मुख्य अंतर क्या होता है, यानी कि बिल्कुल मुख्य अंतर। जो आप सब कोई वैसा भी पूछे कि भाई मुख्य अंतर बताओ, तो कैसे बताओगे, कैसे मुख्य अंतर स्पष्ट बताओगे? तो इतना याद रखना है, जो मौलिक अधिकार हैं उनके अगर उनका उल्लंघन होता है तो उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। ये चीज़ हमने वहाँ पढ़ा भी था, ठीक है, कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट हमारी इस संबंध में क्या करेगा? रक्षा करेगा। जबकि स्टूडेंट डीपीएसपी जो होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो होते हैं इनके उल्लंघन पर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं और ना ही इनके उल्लंघन पर कोर्ट हमारी कोई सहायता करेगा। ये इसका मुख्य अंतर है जो हमें याद होना चाहिए। क्लियर? इसके अलावा जैसा कि हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि किस देश से प्रेरित है? अमेरिका। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार याद रखना है, डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्लियर? अब मैं एक एक आर्टिकल पर बात करने जा रहा हूं और इन आर्टिकलों को ध्यान से समझना है क्या है ये आर्टिकल। तो सबसे पहले इन आर्टिकल को समझने से पहले ये समझ लें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है डीपीएसपी का, जो कि आपसे पूछा जाएगा किसी एसआई वगैरह के एग्जाम में, कांस्टेबल में भी पूछा जा सकता है, मोहन नहीं लगी क्या आएगा नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो एक ही लाइन में अगर आंसर देना है तो याद रखिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगर एक ही लाइन में आंसर आपको चाहिए तो याद रखेंगे कल्याणकारी राज्य की स्थापना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य होता है। अब कल्याणकारी राज्य क्या होता है, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, कल्याणकारी राज्य होता क्या है,
किसको कल्याणकारी राज्य कहा जाता है? ऐसी सरकार जो अपने राज्य में व्यवस्थित वृद्धावस्था पेंशन दे सके, विधवा पेंशन टाइम पर दे सके। एक मोटी भाषा में समझ लेना है क्या होता है कल्याणकारी राज्य, समझ रहे हैं ना? कोई अगर किसी चीज का वितरण होना है वो समान रूप से हो सभी को, कोई छटे ना, या समझ रहे हैं ना, यानी कि समान रूप से वितरण हो। उस सरकार का, उस राज्य का कृषि एवं पशुपालन जो है वो एकदम बेहतर हो, उसके लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं हों, समझ रहे हैं ना? ये सारी चीजें जिस राज्य में होंगी, और ऐसा कह सकते हैं, अगर इसे और भी स्पष्ट लैंग्वेज में समझना है तो इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। इसका मोस्टली क्या होगा, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था अगर हम देखें, शिक्षा व्यवस्था उस राज्य की बहुत अच्छी हो, सबको प्रॉपर शिक्षा मिल रही हो, विधवाओं को पेंशन मिल रही हो, वृद्धाओं को अपनी पेंशन मिल रही हो, किसी में किसी का कोई भेदभाव ना हो, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कल्याणकारी राज्य, या इंग्लिश में कहते हैं वेलफेयर स्टेट। तो अगर आपसे कभी कोई पूछता भी है कि भाई डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एक ही लाइन में आंसर है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निदेशक तत्व का मुख्य उद्देश्य यही पूछा जाना है एग्जाम में, मैं ये भी बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से याद रखना। ये तो मैंने खोल के बता दिया है कि कल्याणकारी राज्य होता क्या है, समझ रहे हैं? अब हमने देखा कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के बारे में है। जरा एक एक आर्टिकल को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आर्टिकल लेते 36। क्या है 36 में? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, बस इतना याद रखना। यानी कि राज्य शब्द की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है? 36। और इससे पहले मैं क्लास में बता चुका, जब मैंने लास्ट लेक्चर दिया, भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद हैं जो राज्य शब्द को परिभाषित करते हैं, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36। ये आपको याद रखना। कई बार ये संयुक्त रूप से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है सामने परीक्षा में कि राज्य शब्द से संबंधित कौन से आर्टिकल हैं, तो आप बताओगे 12 और 36। अब आर्टिकल 37 में क्या है, ध्यान से सुनेंगे। 37 में ये बात कही गई है कि डीपीएसपी को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। आर्टिकल 37 में सिर्फ एक लाइन है याद रखनी आपको कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यानी कि अगर इनका उल्लंघन भी होता है ना, तो इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये बात संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता? 37। क्लियर? आर्टिकल 38 क्या कहता? 38 जो हम प्रेम्बल में भी पढ़े, ध्यान से सुनिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सीक्वेंस में याद रखिए। यानी कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का प्रयास करेगा, सीक्वेंस में। बिल्कुल वही सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस मैंने प्रेम्बल में भी बताया था। तो आर्टिकल 38 में आपसे पूछा जाता है ना कभी कि आर्टिकल 38 में क्या है, तो आर्टिकल 38 में है कि राज्य को बोला गया है राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। क्लियर? आर्टिकल 39 में क्या है? आर्टिकल 39 में है कि स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ये आगामी किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा, वहाँ पूछा जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 39। किस टॉपिक से संबंधित है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। आर्टिकल 40 में क्या है? आपने देखे होंगे ये जो प्रधानी के चुनाव होते हैं, अभी लेटेस्ट में 1 साल पहले हुए भी हैं, ये जो ग्राम पंचायत का गठन है, ग्राम पंचायत का गठन, ये संविधान के किस आर्टिकल में है? 40। हमें याद रखना, कई बार पूछा जाएगा। ठीक है? आर्टिकल 41 में क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार
रोजगार मिल सके, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 41 फिर से सुन लें एक बार, चूंकि बेरोजगारी से भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शिक्षा, अपनी योग्यता के अनुसार राज्य रोजगार देगा, यानी कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा। आर्टिकल 41 क्लियर। आर्टिकल 42 में क्या है, जितने भी व्यक्ति हैं, राज्य के नागरिक हैं, उन्हें अपनी अनुकूल अवस्थाओं में कार्य करना पड़े, यानी कि प्रतिकूल अवस्था नहीं, उन्हें अपनी अनुकूल अवस्था में कार्य करना पड़े, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 42। आर्टिकल 43 में क्या है, ये वो आर्टिकल है जो आगामी किसी परीक्षा में देखने को भी मिलेगा। आर्टिकल 43 में है स्टूडेंट कि कृषि और उद्योग में लगे हुए जो मजदूर हैं, कृषि और उद्योग में जो लगे हुए मजदूर हैं, उनको यथोचित वेतन मिल सके, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। यहाँ यथोचित का मतलब समझ रहे हैं, उनको उतना वेतन मिल सके जितना वो अपना जीवन निर्वाह कर लें। आया कुछ समझ में? आर्टिकल 43 में ये है कि कृषि और उद्योग में लगे हुए जो मजदूर हैं, उनको उतना वेतन मिल सके जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह कर लें। समझ रहे हैं? और ध्यान से सुनना, ये जो इससे लिंक कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ये पूछा जाएगा। आपने सुना होगा मनरेगा योजना, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। मनरेगा जो कार्यक्रम था वो आर्टिकल 43 को ध्यान में रखते हुए ही लागू किया गया था, ये भी याद रखना। ये सवाल कभी ऐसा पूछा जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए एक एक पॉइंट को। ये ऐसा पूछा जाएगा कि मनरेगा योजना किस अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया, तो आर्टिकल 43। ध्यान से सुनना, ही मजदूरी से ही संबंधित है। क्लियर है? आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में क्या है, ध्यान से सुनना है। समान नागरिक संहिता, एक एक बात को अच्छी तरीके से सुन लें। आर्टिकल 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि राज्य सबके लिए एक जैसा कानून लागू करेगा। आर्टिकल 44 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप 2 स्टार लगाकर मजबूती से तैयार रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी कि समान नागरिक संहिता या फिर इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद से संबंधित है, 44। किस अनुच्छेद से संबंधित है, 44। क्लियर? और किससे संबंधित है, डीपीएसपी। और ये भी याद रखना है स्टूडेंट, भारत का एकमात्र राज्य है गोवा, ये पूछा जाएगा आगामी परीक्षा में भी, जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। और ये गोवा में 1962 में लागू की गई, ये हमेशा हमें याद रखना, कई बार पूछा जाएगा। हर पॉइंट को ध्यान से सुनिए, मैं इसको दोबारा से रिकैप इसलिए कर रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 44। समान नागरिक संहिता होती क्या है, सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा कानून। भारत का एकमात्र राज्य है गोवा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, यानी कि ये समान नागरिक संहिता लागू है। आया कुछ समझ में? और 1962 से लागू कर दी गई गोवा में, ये भी हमेशा याद होना चाहिए, ये कभी पूछा जा सकता है। ठीक है? आर्टिकल 45 में क्या है, डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में 0 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, ध्यान से सुनना, 0 से ले यानी कि जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करेगा राज्य, साथ के साथ उनके शिक्षा का प्रबंध भी करेगा। बस इतना याद रखना। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद रखना है। 0 से लेकर 6 वर्ष का मतलब होता है जन्म से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए राज्य उनके स्वास्थ्य की देखभाल करेगा, और साथ ही साथ इतना याद रखना, उन्हें शिक्षा का प्रबंध करेगा। आर्टिकल 46 में क्या है, अनुसूचित जाति, विशेष रूप से याद रखें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST की शोषण से रक्षा करेगा, उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करेगा।
ये सवाल पूछा जा सकता है कभी भी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें से कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शोषण से संबंधित है या शोषण को रोकता है। तो आर्टिकल 46 अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 47 में क्या है? राज्य प्रत्येक नागरिक की स्वास्थ्य की देखभाल करेगा और साथ ही साथ धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाएगा। अच्छी तरीके से समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं। राज्य प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की देखभाल करेगा, यानी कि स्वस्थ रखने का प्रयास करेगा प्रत्येक व्यक्ति को, और साथ ही साथ धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाएगा। समझ रहे हैं? ये है आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 क्या है? कृषि एवं पशुपालन को और आधुनिक बनाने का प्रयास करेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? कृषि और पशुपालन जो है उनको और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य, यानी कि सरकार। इसका मतलब ये है कि कृषि और पशुपालन में और भी बेहतर सुविधाएं, जितनी बेहतर से बेहतर सुविधाएं हो सकें वो देने का प्रयास करेगा। कौन सा? राज्य। तो आर्टिकल 48 किससे संबंधित आप याद रखेंगे? कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं राज्य उनका परिरक्षण करेगा, उनकी देखभाल करेगा। समझ रहे हैं? ये है आर्टिकल 49 जो हमें याद रखना है। आर्टिकल 50 में क्या है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये है आर्टिकल 50। और डीपीएसपी का जो आर्टिकल 51 है, यानी कि अंतिम आर्टिकल, उसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये सवाल पीछे किसी एग्जाम में आया भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? और ऑप्शन में दे रखे हैं 50, 51, 52, 53 इस तरीके से। तो आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51 से संबंधित है, यानी कि डीपीएसपी से संबंधित है। तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हमने एक रिकैप क्लास के माध्यम से इसमें पढ़ने का प्रयास किया। क्लियर? एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से याद रखना है, ये ही आपसे परीक्षा में पूछा जाना है। मुख्य उद्देश्य एक बार फिर से बता देता हूँ। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य होता है, इतना याद रखना है। और कल्याणकारी राज्य तब बन सकता है जब सरकार उस राज्य में अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे, निम्न जाति के लोगों को शोषण से बचाए। समझ रहे हैं? वृद्धाओं को अलग पेंशन दी जाए, समय पर विधवाओं को अलग पेंशन दी जाए, शिक्षा के क्षेत्र में अलग विकास हो। ये जब सारी चीज़ें बेहतर वे में चल रही होंगी तब उस राज्य को कहा जाता है क्या? कल्याणकारी राज्य, या इंग्लिश में वेलफेयर स्टेट। क्लियर? तो ये है डीपीएसपी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।